आज हम लोग आंध्र प्रदेश एमटीएस 2022 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो 23 सर्किल है टोटल, तो सारे सर्किल के हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है 2022 का डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2023 का भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2024 का भी हम लोग सारे सर्किल का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे एमटीएस पोस्टमैन का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश एमटीएस 2022 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन, यानी विदेशी देशों को संबंधित वस्तुओं के मामले में पता इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो भी यहाँ पे मान लीजिए इंडिया में कोई एक आर्टिकल बुक होता है कोई फॉरेन कंट्री के लिए, मान लीजिए कोई भी कंट्री, मान लीजिए यूएसए के लिए बुक होता है, तो एड्रेस किस तरह से लिखा जाना चाहिए जो इंडिया में वो आर्टिकल बुक होगा, जब इंडिया में वो आर्टिकल बुक होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए केवल अरबी अक्षरों में, तो अरबी तो हो नहीं सकता है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी और यहाँ पे हमारा डी जो है यहाँ पे हमारा जो है खत्म हो गया, कट गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, ए और सी, रोमन अक्षरों अरबी अंकों में या केवल रोमन अक्षरों और अंकों में। तो 50-50 चांस है। तो देखिए इसमें जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में जो है लिखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि इन कनेक्शन विद पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी अकाउंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा गलत है हमें बताना है। इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। देखिए यानी जो आरडी अकाउंट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा सही नहीं है, यानी हमारा जो है गलत है, हमें बताना है। यानी 3 सही होगा। तो देखिए ए नंबर क्या करेंगे, खाता जो नगद या चेक द्वारा खोला जा सकता है, तो ऑब्वियसली तो कोई भी जब आपने अगर पोस्ट ऑफिस में काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप जो है कैश से भी आप खोलते हैं, कैश से ऑब्वियसली खुलता है आरडी अकाउंट। तो ये हमारे स्टेटमेंट जो ये सही है, हमें गलत है कौन सा, गलत कौन सा है हमें बताना है। देखिए उसके बाद अगला क्या है कि मासिक जमा की न्यूनतम राशि 100 रुपया और उससे अधिक है। तो मान लीजिए इसमें आपको कंफ्यूजन है कि हो सकता है कि मिनिमम 50 रुपया हो, मान लीजिए सपोज आपको इसमें कंफ्यूजन है, आप मान लीजिए इसको आप पढ़े नहीं है आरडी के बारे में, आरडी अकाउंट के बारे में आप पढ़े नहीं, आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि 50 रुपया भी हो सकता है, तो ठीक है चलिए ये ऑप्शन में आपको डाउट है तो बी नंबर हो सकता है कि गलत हो। उसका अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, खाता खोलने की तिथि से 3 वर्ष बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है, तो यानी प्रीमेच्योरली क्लोज किया जा सकता है 3 साल बाद। तो मान लीजिए इसमें भी आपको कंफ्यूजन है, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हो सकता है कि 2 साल बाद भी बंद हो सकता है, या जो है 2.5 साल बाद, जैसे केपी के केस में होता है 2.5 साल बाद भी बंद हो सकता है। उसके बाद देखिए इसमें भी आपको डाउट है सी में, चलिए हो सकता है कि बी भी गलत हो या सी भी गलत हो। अगला देखिए, आरडी खाते को बिना जमा के भी परिपक्वता तिथि से 10 वर्ष तक बनाए रखा जा सकता है, यानी रिटेन अप टू 10 साल। यानी देखिए 2020 में आपने कोई अकाउंट खोला, ये 2025 में जो उसका मेच्योरिटी हो गया, अब इसको क्या आप 10 साल तक ही यानी 2035 तक ही इसको आप जो कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, 2035 के बाद क्या वो अकाउंट जो है उसमें, उस अकाउंट में जो पैसा था क्या गवर्नमेंट के हेड में चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पैसा तो आप ही को मिलेगा, चाहे आप 10 साल बाद लो या 15 साल बाद। कभी कभी इस तरह का आपके पोस्ट ऑफिस में केस आता होगा, आपने सुना होगा कि 2010 का केपी सर्टिफिकेट है, वो मेच्योरिटी लेने के लिए भी 2024 में वो पोस्ट ऑफिस में वो सर्टिफिकेट जमा कर रहा है, तो ऐसा भी केस आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है उसका मेच्योरिटी वैल्यू कब लें। ये 10 साल तक ही आपको लेना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये ऑप्शन जो हमारा डी एकदम गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है यानी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए न्यूनतम जो है 100 रुपया है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद खाता खोलने की तिथि से 3 वर्ष बाद जो उसको प्रीमेच्योरली क्लोज किया जा सकता है, जिसमें आपको जो है 4% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो सेविंग बैंक का एसबी का जो इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वन किसान विकास पत्र फॉर ₹50,000 ओपन ऑन 30/12/2021 विल मेच्योर ऑन, यानी किसी ने 30/12/2021 को एक जो है केवीबी सर्टिफिकेट लिया, कितना का, 50,000 रुपए का। तो इसका जो है मेच्योरिटी कब होगा ये हमें बताना है। तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट रेट आपको याद रखना पड़ेगा, किस क्या इंटरेस्ट रेट था जब कस्टमर ने जो है सर्टिफिकेट परचेज किया था। तो देखिए इस समय एक 4/2020 से आपका 30/9
2022 तक, 30/9/2022 तक 10 साल 4 महीना था। ठीक है, 10 साल 4 महीना था इसका मेच्योरिटी पीरियड। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 31/12/2021 को उसने केपी सर्टिफिकेट जो है परचेज किया था। तो इससे आप 10 साल मान के चलिए, तो 10 साल यानी कितना हो जाएगा, 21 से आपका 31 हो गया, 2031 हो गया, यानी ये आपका दिसंबर 2031 हो गया। इससे फिर आपको 4 महीना, यानी आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, उसके बाद मार्च हो गया, उसके बाद अप्रैल हो गया, यानी अप्रैल 2000 आपका 32 में आपका मेच्योरिटी होगा, क्योंकि दिसंबर 2031 तक इसका 10 साल हो रहा, उसके बाद फिर 4 महीना आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 30/4/2032। उसके बाद अगर करंट इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर बात करें, तो अभी का जो इंटरेस्ट रेट है कब से, 1/4/2023 से आपका जो है 9 साल आपका 7 महीना है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट आपका 7.5%। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर रूरल पीपल ऑफ इंडिया, यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा भारत के ग्रामीण लोगों के लिए कब शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा 24 मार्च 1995 को जो है शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन व्हिच चैप्टर ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, यानी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के किस चैप्टर में जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में दिया हुआ है, उसके बाद चैप्टर 2 में क्या है, मिसलेनियस रूल्स है, उसके बाद चैप्टर 3 में इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद चैप्टर 4 में क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स अंडर द वेटमैन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रूल 4 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ, यानी जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में चैप्टर 1 में डेफिनेशन दिया हुआ है। तो डेफिनेशन में बहुत सारे जो है रूल दिया हुआ है, तो उस रूल में बोल रहे रूल 4 में किसके बारे में दिया हुआ है, पोस्टमास्टर जनरल यानी पीएमजी के बारे में, रेलवे मेल सेवा यानी आरएमएस, या सुपरिटेंडेंट या हेड ऑफिस के बारे में दिया हुआ है। तो किसके बारे में दिया हुआ है, तो नियम 4 में किसके बारे में दिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट के बारे में दिया हुआ है। देखिए पहले किसका दिया हुआ, एक नंबर में रूल 1 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के चैप्टर 1 के रूल 1 में दिया हुआ है पोस्टमास्टर जनरल के बारे में, पीएमजी के बारे में। उसके बाद रूल 2 में आपका आता है रेलवे मेल सर्विस के बारे में। उसके बाद रूल 4 में आता है सुपरिटेंडेंट, फिर रूल 5 में आता है आपका जो है हेड ऑफिस के बारे में। रूल 3 नहीं है, याद रखिए रूल 3 को डिलीट कर दिया गया था, तो रूल 3 यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो है सही है। तो फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विसेज द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 23 पोस्टल सर्किल्स, यानी डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 डाक सर्किलों में विभाजित किया गया है। या ऑप्शन नंबर बी हमारा डाक सेवा जो है बोर्ड है वो डाक विभाग का एक शीर्ष प्रबंधन निकाय है, यानी पोस्टल सर्विस बोर्ड इज द एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो या ऑप्शन नंबर सी हमारा ए और बी दोनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से यहाँ पे सही हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी जो दोनों यहाँ पे हमारा सही है। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप जीडीएस टू एमटीएस के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 499 में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 699 में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पोस्टमैन ओनली के लिए भी अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 699 में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पीए के लिए क्लास लेना चाहते हैं तो 1499 में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सभी कोर्सेस एमटीएस पीए पोस्टमैन के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2499 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो क्या क्या फैसिलिटीज दिया जाएगा, देखिए तो वीडियो लेक्चर्स लिया जाएगा, लेक्चर्स के बाद आपको पीडीएफ दिया जाएगा, क्लास वाइज टेस्ट लिया जाएगा, मैथ क्लासेस भी लिया जाएगा, जीके क्लासेस भी लिया जाएगा। उसके बाद 5 जो है फ्री ऑल इंडिया फुल मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा आपको। उसके बाद 10 मैथ्स का मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। उसके बाद 10 जीके का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद मेंटरशिप गाइडेंस भी दिया जाएगा आपको। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एनालिसिस किया जाएगा, तो डिटेल एनालिसिस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का किया जाएगा। उसके बाद मीडियम जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा। अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डाक सर्किल के मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोस्टल सर्किल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा छत्तीसगढ़ रायपुर, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिल्ली नई दिल्ली, या ऑप्शन नंबर सी हमारा उड़ीसा कटक या हरियाणा अंबाला। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम जो है कैपिटल सिटी में ही जो है लोकेटेड रहता है सर्किल का जो भी हेडक्वार्टर रहता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का तो रायपुर सही है हमारा, दिल्ली का तो नई दिल्ली, तो बी सही है हमारा, तो ए और बी हमारा यहाँ पे जो है दोनों सही है। उसके बाद देखिए हरियाणा का अंबाला में है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा गलत है, तो उड़ीसा का जो हमारा डाक सर्किल का मुख्यालय है वो हमारा भुवनेश्वर में है, कटक में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सो फार एज द पब्लिक इज कंसर्न देयर इज नो डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय एसओ एंड एचओ। मतलब सर्विस में देखिए जहां तक जनता का सवाल है, इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के रूप में कोई अंतर नहीं है। यानी जो भी पब्लिक को सर्विस देते हैं, पब्लिक को सर्विस देते हैं, किसमें जो है अंतर नहीं है, एचओ और एसओ में, एसओ और एचओ में, एसओ और बीओ में, बीओ और एचओ में, या बीओ एसओ और एचओ में। तो देखिए कुछ सर्विस जो होता है, आपको सभी को पता है, आप बीओ में काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि बीओ में बहुत ही लिमिटेड जो है सर्विस दिया जाता है, बहुत ही लिमिटेड सर्विस दिया जाता है बीओ में। मैक्सिमम जो सर्विस होता है वो हमारा एसओ और एचओ में ही दिया जाता है। तो एचओ में कुछ जैसे रिवाइवल हो गया, उसके बाद इन ऑपरेटिव अकाउंट्स हो गया, तो ये सारा जो है एसओ से एचओ में भेजा जाता है क्लोज करने के लिए। यानी कुछ सर्विस जो होता है सिर्फ एचओ में ही होता है, लेकिन जो सर्विस एचओ पब्लिक को देता है, सॉरी जो सर्विस एसओ एक सब ऑफिस पब्लिक को देता है, सेम सर्विस जो एक एचओ भी पब्लिक को देता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस कुछ जो इंटरनल काम है जैसे रिवाइवल हो गया, इन ऑपरेटिव अकाउंट को जैसे क्लोज करना है, उसके बाद नॉन माइग्रेटेड को जैसे क्लोज करना है, जिसका पब्लिक से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो वो सारा जो है एचओ में होता है। लेकिन जो भी सर्विस हम लोग एसओ में देते हैं, या जो भी एसओ से जो भी सर्विस पब्लिक को मिलता है, सेम सर्विस एचओ से भी मिलता है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एसओ एंड एचओ। यहाँ पे बीओ तो होगा ही नहीं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है बीओ में, क्योंकि बीओ और एक एसओ का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसओ में बीओ में बहुत लिमिटेड सर्विस देते हैं, जबकि एसओ में जो है वाइडर सर्विस दिया जाता है, उसके बाद एचओ में भी। तो यहाँ पे बीओ जितने भी ऑप्शन में सारे कट जाएंगे, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। अगर आपको नहीं भी मालूम है, अगर आप एक बीओ में काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि बीओ में बहुत ही लिमिटेड सर्विस दिया जाता है, तो बीओ जितने भी ऑप्शन में है यहाँ पे सारे जो है कट जाएंगे। तो डी भी खत्म, सी भी खत्म, बी भी खत्म, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एसओ एन एचओ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि which of the following will not be booked to the address of army post offices। यानी निम्नलिखित में से कौन सा आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर बुक नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मूल्यदेय लेख, यानी यहाँ पे मूल्यदेय वस्तु यानी वैल्यू पेबल आर्टिकल्स हो गया, या ऑप्शन नंबर बी हमारा मनी ऑर्डर्स हो गया, या बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भी वीपीपी है वो बुक नहीं कर सकते हम लोग, मनी ऑर्डर बुक नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग गिवन इन क्लॉज 5 ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 द वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिसेस आर जनरली फिक्स्ड। यानी देखिए पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के खंड 5 में दिए गए समय के अनुसार रात्रिकालीन डाकघरों के कार्य घंटे आमतौर पर निम्नलिखित द्वारा तय किए जाते हैं। तो किसके द्वारा तय किए जाते हैं, पोस्टमास्टर के द्वारा, या हेड ऑफ सर्किल के द्वारा, या हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा। हेड ऑफ सर्किल कौन होता है, सीपीएमजी होता है, या हेड ऑफ डिवीजन कौन होता है हमारा, एसपी हो सकता है या एसएसपी हो सकता है। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, या उनमें से इनमें से जो है तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं, कौन सा जो है यहाँ पे सही है बताना है। तो रात्रिकालीन यानी जो नाइट पोस्ट ऑफिस होता है उसका वर्किंग आवर को कौन फिक्स करता है, तो हेड ऑफ सर्किल फिक्स करता है, यानी सर्किल का जो प्रमुख होता है, जो सीपीएमजी होते हैं, वो जो है नाइट पोस्ट ऑफिस का जो है वर्किंग आवर को फिक्स करते हैं। उसके बाद डीजी, एक चीज याद रखिएगा, फिक्स तो करते हैं हमारे जो सीपीएमजी सर होते हैं वो फिक्स करते हैं, और एक्सटेंड कौन कर सकते हैं अप टू 8:30 रात के 8:30 बजे तक एक्सटेंड कौन कर सकता है, तो इसका जो अथॉरिटी है वो हमारा डीजी के पास है। किसके पास है, वो डीजी के पास है। तो इंडिया पोस्ट का करंट डीजी कौन है अभी, तो इसको भी याद रखिएगा, अभी करंट जो डीजी है वो संजय सरन है।
पहले बंदिता कौल थी, बाद में वो सेक्रेटरी बन गई, तो ये अभी संजय सरन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट ऑफिसेस इंचार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी ग्रामीण डाक सेवकों के प्रभार वाले डाकघरों को अधिकतम निम्नलिखित समयावधि के लिए खुला रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो है कितना घंटे तक जो है कि जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस को खुला रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो है 5 आवर्स है, याद रखिएगा, और मिनिमम जो है मिनिमम आपका 4 आवर्स है। ब्रांच ऑफिस का हेड कौन होता है? देखो, ब्रांच ऑफिस का हेड होता है बीपीएम, और उसको असिस्ट कौन करता है? तो ए बीपीएम उसको असिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ मेघदूत पोस्ट कार्ड? तो मेघदूत पोस्ट कार्ड का रेट क्या है? तो देखिए, मेघदूत पोस्ट कार्ड की दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 0.25 रुपया, यानी 25 पैसा, मात्र 25 पैसा जो इसका रेट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 7 दिनों से अधिक समय तक रोके रखने पर बीपी पार्सल पर प्रतिदिन वेयरहाउस शुल्क की दर क्या है? What is the rate of warehousing charges per day on BP parcels for detention beyond 7 days? कितना है? 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया या निःशुल्क? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखिए, मैं इसको समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक पार्सल आया, मान लीजिए आज कितना तारीख है? मान लीजिए आज 17 तारीख है, ठीक है, 17/11 है आज। मान लीजिए आज कोई एक पार्सल आया, उसको 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि नहीं 7 दिन के बाद मैं 15वें दिन आऊंगा, मैं अभी बाहर में हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं 15th डे, जब आपने वो आर्टिकल आपके जो है सब ऑफिस में रिसीव हुआ, तो उसके 15th डे में वो आके उसको रिसीव करेगा। उसने रिक्वेस्ट किया, तो क्या करेंगे आप? जितने भी एक्स्ट्रा डेज होगा उसमें आपको शुल्क लेना है। हालांकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई लेता होगा, कोई शुल्क नहीं लेता है। 7 दिन के बाद सबको रिटर्न कर देता है, और कस्टमर को बोल दिया जाता है कि आप जो है दोबारा उसको ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कस्टमर चाहे तो उसको रिक्वेस्ट करके वो 15th डे में भी उसको रिसीव कर सकता है, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा एक शुल्क देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 3 रुपया जो है उसको हर दिन के हिसाब से, 7 दिन के बाद जितना दिन एक्स्ट्रा आपका पोस्ट ऑफिस द्वारा डिटेन किया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा जो है हर दिन का 3 रुपया आपको पे करना होगा। तो पार्सल के लिए आपको 3 रुपया पे करना होगा। और अगर अदर आर्टिकल है, तो अदर आर्टिकल के लिए भी आपको याद रखिए कि अदर आर्टिकल का आपको सिर्फ जो है 2 रुपया पे करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा गलत है हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, या पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी अफेक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी राजस्व टिकटों का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है, या डाक शुल्क का भुगतान सामान्यतः डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है। तो कौन सा गलत है हमें बताना है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी आर्टिकल के ऊपर में रेवेन्यू स्टैम्प उसमें पेस्ट किया हुआ है, चिपका हुआ है, और वो एक पोस्टेज के रूप में, पेमेंट ऑफ पोस्टेज के रूप में उसको मान्यता दिया गया हो। तो कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। तो रेवेन्यू टिकट जो यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो डाक शुल्क का भुगतान जो है सामान्यतः डाक टिकटों के माध्यम से ही किया जाता है। जो डाक टिकट होता है उसी के माध्यम से डाक शुल्क का भुगतान किया जाता है, न कि रेवेन्यू स्टाम्प के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो है गलत, कौन सा कथन गलत है हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा जो है गलत है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, कि अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल, यानी भुगतान न किए गए जो वस्तुओं या लेखों को अन्य पंजीकृत मेल की तुलना में संचरण में कोई अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। यह ऑप्शन नंबर बी हमारा, अनपेड आर्टिकल्स आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम, यानी भुगतान न किए गए लेखों को उन पर दे डाक कर लगाने के उद्देश्य से हिरासत में उसको लिया जा सकता है, उसको उस आर्टिकल का डिटेंशन किया जा सकता है। तो कौन सा जो है यहाँ पे गलत है हमें बताना है। अगर मान लीजिए इसको अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, अपने थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आप पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं, इतना तो आपको जरूर नॉलेज होगा। किस चीज का? देखिए, भुगतान न किए गए वस्तुओं को अन्य अपंजीकृत मेल की तुलना में संचरण में कोई अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो मान लीजिए कोई एक रजिस्टर्ड आर्टिकल है जिस पर पोस्टेज जो है ड्यू नहीं है, उसको ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाएगा, ना कि जिसमें जो है पोस्टेज का भुगतान नहीं किया गया है। ये तो सिंपल सीधी सी बात है। किसी में अगर पैसा पेड किया हुआ तो उसको हम ज्यादा सिक्योरिटी देंगे, ज्यादा वैल्यू देंगे, ना कि जिसमें पोस्टेज का जो है भुगतान नहीं किया गया है उसके तुलना में।
तो ये तो ऑप्शन नंबर हमारा ये एकदम सही है। अगर पैसा दिया हुआ है तो रिस्क तो हम लोग उसके उस पर लेंगे। अगला देखिए, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये सही है हमारा। भुगतान न किए गए लेखों को या वस्तुओं को उन पर दे डाक कर लगाने के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है। मान लीजिए कोई एक आर्टिकल है, ट्रांसमिशन के दौरान पकड़ा गया कि कोई आर्टिकल उस पर जो है पोस्टेज का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसको जो है डिटेंशन किया जा सकता है उस आर्टिकल का। ये तो एकदम सही है। मान लीजिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहा है, बीच में कहीं पकड़ा गया कि हाँ भाई उस पर पोस्टेज जो है उस पर ड्यू है, तो हो सकता है कि उसको डिटेंशन किया जाए। ये तो सही है, तभी तो आगे हम लोग उसको ट्रांसमिट कर पाएंगे, उसका उसका ट्रांसमिशन हो पाएगा। तो यानी दोनों जो है सही है। अगर आप कॉमन सेंस से भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई ना, हमें गलत बताना था, दोनों तो हमारे यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, जितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहे आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कनेक्शन विद पोस्ट बॉक्स। तो पोस्ट बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा गलत है हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इसको भी आप जो है कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि ओनली फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। तो देखिए केवल पूर्ण रूप से प्रीपेड अपंजीकृत पत्र पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, तो एकदम सही है। अगर किसी जो है पत्र में अगर पोस्टेज ड्यू है तो उसको हम लोग लेटर बॉक्स के थ्रू या पोस्ट बॉक्स के थ्रू उसको डिलीवर नहीं करेंगे। अगर उस पर पोस्टेज ड्यू है तो कस्टमर को बुला के उस पर जो भी टैक्स वगैरह लगा के वसूल कर लेंगे, उसके बाद जो है उसको कस्टमर को डिलीवर करेंगे। अगला देखिए, अगला क्या करेंगे, द प्रेस्क्राइब रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस। तो बिल्कुल सही है, जो भी निर्धारित किराया होगा वो आपको पहले ही आपको भुगतान करना होगा पोस्ट बॉक्स के लिए। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट बॉक्स आपने ले लिया और आप बोलेंगे कि हाँ भाई मैं किराया जो है बाद में दे दूंगा। मान लीजिए कहीं आप रेंट पर रह रहे हैं, आप बोलोगे कि चलिए इस महीने नहीं, मैं अगले महीने जो है इस महीने का किराया दे दूंगा, मेरे पास अभी जो है मेरी सैलरी आई नहीं है, मैं नेक्स्ट महीना दे दूंगा। तो ऐसा पोस्ट बॉक्स के केस में नहीं होगा। तो आपको पहले ही उसका निर्धारित किराया जो आपको पे करना होगा, तभी आपको पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और बी में कोई डाउट नहीं है, दोनों ऑप्शन में आपको अगर इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप दोनों को इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सी क्या करे, देखिए किराएदार यह मांग करने का हकदार है कि उसे किसी विशेष संख्या का पोस्ट बॉक्स आवंटित किया जाए। इसमें डाउट है। देखिए कोई भी गाड़ी आप व्हीकल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, 4 व्हीलर परचेज करते हैं, तो आप वीआईपी नंबर जैसे इस तरह का नंबर आप जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके आरटीओ से आप उसको जो है नंबर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के केस में यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, कोई विशेष नंबर का पोस्ट बॉक्स का डिमांड नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको सीरियल नंबर पोस्ट ऑफिस का द्वारा अलॉट होगा वही नंबर आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वीआईपी कल्चर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यह मांग करने का हकदार है तो हकदार नहीं है। कोई विशेष संख्या का पोस्ट बॉक्स जो है मांग नहीं कर सकता है, विशेष नंबर का पोस्ट बॉक्स वो डिमांड नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या कह रहा है कि पोस्ट बॉक्स के संबंध में जमा राशि को किसी अन्य पोस्ट बॉक्स के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है कि डिपॉजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पोस्ट बॉक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर पोस्ट बॉक्स। मान लीजिए एक पर्सन के पास 2 पोस्ट बॉक्स है, नहीं सपोज मान लीजिए ये जो है ए है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ये आदमी बोलेगा कि मान लीजिए इसने एडवांस दे दिया पोस्ट बॉक्स इसको अलॉट भी हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि जो भी मैंने तो एक दिन भी यूज नहीं किया, तो एक काम करिए ये जो मेरा जो पोस्ट बॉक्स का जो भी किराया वगैरह है वो बी को ट्रांसफर कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी पोस्ट बॉक्स के लिए अगर आपने किराया पे किया है, डिपॉजिट किया है उसके रेस्पेक्ट में, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे पोस्ट बॉक्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, तो यही हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉक्ड पोस्ट बैग्स विद द पोस्टल आर्टिकल्स प्लेस्ड इनसाइड द बैग इज हैंडेड ओवर टू रेंटर ओवर द काउंटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ
तो देखिए डाक सामग्री सहित लॉक किया हुआ पोस्ट बैग जो होता है किराएदार के काउंटर पर निम्नलिखित प्रस्तुत करने पर सौंप दिया जाता है। तो क्या जो है शो करने पर सौंप दिया जाता है। देखिए कोडवर्ड होता है, उसके बाद या वन टाइम पासवर्ड होता है, आधार कार्ड होता है, डिलीवरी टिकट होता है। तो देखिए इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने पढ़ा ही नहीं, पोस्ट बॉक्स होता है, उसके बाद पोस्ट बैग होता है। तो मान लीजिए पोस्ट बैग के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, तो कैसे इसको जो है एलिमिनेट करके बनाएंगे। कोडवर्ड, तो कोडवर्ड तो होता नहीं है कुछ, आप तो कोई जो सीक्रेट सर्विस में काम नहीं करते हैं कि आपको कोडवर्ड दिया जाएगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। वन टाइम पासवर्ड, तभी हमारा जो इंडिया पोस्ट इतना एडवांस नहीं हुआ है कि किसी चीज की डिलीवरी के लिए आपको जो है ओटीपी शेयर करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद आधार कार्ड, हो सकता है कि आधार कार्ड आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डी डिलीवरी टिकट। तो देखिए आधार कार्ड तो अभी हाल फिलहाल में आया है, जबकि हमारा पोस्ट बैग हो गया, पोस्ट बॉक्स हो गया, तो ये बहुत पहले आया हुआ था। तो आधार कार्ड अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारे यहाँ पे नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी डिलीवरी टिकट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन ए वीपी आर्टिकल इज नॉट बिलो एंड द आर्टिकल इज टेकन डिलीवरी ऑफ एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस द अमाउंट में बी पेड इन। यानी यदि वीपी लेख पर वसूली जाने वाली राशि 20 रुपए से कम नहीं है और लेख डाकघर के काउंटर पर डिलीवर किया जाता है, तो राशि का भुगतान किया जा सकता है। तो किसमें किया जा सकता है, नगद में, चेक में, या नगद या चेक द्वारा, या डाक भुगतान द्वारा, यानी डाक पे द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नगद या चेक द्वारा जो उसका भुगतान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट विद इन द सेम स्टेट। तो 1 से 2 दिन यानी एक ही राज्य के भीतर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी के लिए सेवा मानक क्या है। तो देखिए 1 से 2 दिन, 1 से 3 दिन, 1 से 4 दिन, या 4 से 5 दिन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 से 4 दिन। तो देखिए लोकल रहेगा तो 1 से 2 दिन होगा, उसके मेट्रो सिटी रहेगा तो 1 से 3 दिन रहेगा, अगर स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल रहेगा तो 1 से 4 दिन होगा, उसके बाद सेम स्टेट रहेगा तो आपका 1 से 4 दिन होगा, और अगर अदर मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री जहां से बुक हुआ है वहां से रेस्ट ऑफ द कंट्री आपका 4 से 5 डेज। क्लियर बात। और अगर मान लीजिए कोई ब्रांच ऑफिस में अगर बुक हुआ है कोई आर्टिकल, तो उसके लिए एक्स्ट्रा इसमें 1 दिन आप जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव्स एंड सॉर्ट्स बैग्स इंटेंडेड फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग देम इज कॉल्ड। सो क्या बोलेंगे, देखिए कोई भी डाकघर जो डाक संचार की लाइन पर स्थित है और कार्यालयों के लिए भेजे जाने वाले बैगों को बिना खोले अग्रिम रूप से प्राप्त करता है और छांटता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। तो ट्रांजिट ऑफिस में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑफिस है, उस ऑफिस से एक दूसरे ऑफिस के लिए जो है मेल जाता है, फिर इस ऑफिस से अलग अलग ऑफिस के लिए अलग अलग, मान लीजिए इसके अंडर में जो है 5 ऑफिस है, 5 या 6 ऑफिस है, तो अलग अलग ऑफिस के लिए इसको बैग प्राप्त होता है। किसको, मान लीजिए ए है, ये बी है, तो बी ऑफिस को जो है ए ऑफिस से अलग अलग जो है इन ऑफिसों के लिए, जो इस ऑफिस के लिए था, इन ऑफिस के लिए जो बैग था वो प्राप्त होता है। तो क्या करेगा, तो ये बैग को यहाँ पे बिना ओपन किए उसको सॉर्टिंग करेगा, और सॉर्टिंग करके यहाँ से सीधे उस ऑफिस को भेज दिया जाएगा। तो इस ये वाला ऑफिस, इस ऑफिस को ही ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो ए हेड ऑफिस इज टर्म्ड, उसको क्या कहा जाता है। यानी किसी शहर या उसके उपनगरों में स्थित उप कार्यालय जहां एक मुख्य कार्यालय भी होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जो टाउन सब ऑफिस कहा जाता है, यानी नगर उप कार्यालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द ऑफिस इस्टेब्लिश एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ए पोस्टल सर्किल एंड डील्स विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स विदाउट एड्रेसेस और विद अनडिसिफरेबल और इनकम्प्लीट एड्रेसेस इज डिफाइंड एज। अगर हिंदी में बात करें तो देखिए, डाक सर्किल के मुख्यालय में स्थित कार्यालय जो बिना दावे वाली और अस्वीकृत वस्तुओं तथा बिना पते वाले या अपठनीय या अपूर्ण पते वाली वस्तुओं से संबंधित है, उस प्रकार के कार्यालय को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रिटर्न लेटर कार्यालय या रिटर्न लेटर ऑफिस कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसा लेटर जिसमें फ्रॉम एड्रेस क्लियर नहीं है और ना ही टू एड्रेस क्लियर है, तो किसको डिलीवर करेंगे। तो इस तरह का जो भी अनक्लेम्ड लेटर्स होता है तो इसको आरएलओ भेजा जाता है, आरएलओ रिटर्न लेटर ऑफिस भेजा जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में
कि आरएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न लेटर ऑफिस। कोई कोई लेटर ऐसा भी होता है जिसमें कि फ्रॉम एड्रेस नहीं रहता है, फ्रॉम एड्रेस नहीं रहता है और टू एड्रेस रहता है और टू वाले ने उसको रेफ्यूज कर दिया, तो इस तरह का लेटर को भी आरएलओ भेज दिया जाता है उसके डिस्पोजल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो देखिए यहाँ पे कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है हमें बताना है। तो सीआरसी है, यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म नहीं है, यहाँ सीआरसी में क्या काम होता है उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए सीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, तो प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वर्क को कंप्यूटर के द्वारा इसको प्रोसेसिंग किया जाता है। अगला देखिए, अगला है एएमपीसी। तो एएमपीसी मतलब होता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स, तो यानी यहाँ पे क्या होता है हाई स्पीड सॉर्टिंग विद मशीन, तो ये भी सही है, यहाँ पे जो है सॉर्टिंग किया जाता है मशीन के द्वारा। उसके बाद अगला ऑप्शन है डीबीओ। तो डीबीओ मतलब क्या होता है, डीबीओ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस का काम क्या होता है, तो ये गलत है कि पोस्टल स्टोर डिपोट नहीं है। तो डीबीओ का काम होता है कि जो है बैग को मेंटेन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे जो है गलत है, इसका डीबीओ का काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, तो नाम से भी पता चल रहा है, तो इसका जो है मेन काम है वो बैग को मैनेज करना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए एमएमसी। तो एमएमसी मतलब होता है कि मास मेलिंग सेंटर, तो ये क्या होता है कि असिस्टेंट सेंटर फॉर कस्टमर्स। तो जो बल्क में जो कस्टमर जो है बुक करते हैं तो उनके लिए ये जो है सेंटर खोला गया है। तो ये मेट्रो सिटी में ही होता है मास मेलिंग सेंटर, या जो भी बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें ये सेंटर होता है मास मेलिंग सेंटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डीबीओ। डीबीओ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्यू बैग। तो कौन सा जो ड्यू बैग है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी मेल बैग। तो मेल बैग जो होता है हमारा ड्यू बैग होता है। तो ड्यू बैग और अनयूजुअल मेल का मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे दूंगा, तो वहां से आप उसको नोट करके रखना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा जो कथन गलत है हमें बताना है। पहला क्या है, एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टाम्प्ड विथ डेट स्टाम्प्स ऑफ एटलीस्ट कितना 1 पोस्ट ऑफिस, यानी प्रत्येक पत्र पैकेट या पार्सल पर कम से कम एक डाकघर की तारीख की जो मुहर है लगाई जानी चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी हमारा द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशंस टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल्स, यानी डाकघर नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए कोई भी जो है विशेष सावधानी नहीं बरत सकता। यह ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑल आर्टिकल्स व्हिच आर लाइकली टू सफर फ्रॉम प्रेशर ऑफ स्टाम्पिंग शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर्स, यानी सभी वस्तुओं जो मुहर लगाने के दबाव से प्रभावित होने की संभावना उन्हें मजबूत कवर में पैक किया जाना चाहिए। तो कौन सा इसमें जो है गलत है हमें बताना है। तो इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है गलत है। कम से कम जो है 2 पोस्ट ऑफिस का उसमें सील और मुहर होना चाहिए। एक मुहर जो जहां से बुकिंग होगा, उसके बाद सेकंड जो मुहर है जहां डेस्टिनेशन जहां से वो आर्टिकल डिलीवरी किया जाएगा, उस आर्टिकल की डिलीवरी किया जाएगा, तो उस पोस्ट ऑफिस का भी उस पे मुहर होना चाहिए। तो कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस का जो है मुहर होना चाहिए किसी भी लेटर पैकेट या पार्सल पर। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है हमारा कि डाकघर नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए कोई भी विशेष सावधानी नहीं बरत सकता। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको अपने रिस्क पर भेजना है, आप उसको अच्छे से पैक करके अच्छे से पैकेजिंग करके उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ट्रांसमिट करना है। अगला देखिए, सभी वस्तुएं जो मुहर लगाने के दबाव से प्रभावित होने की संभावना उन्हें मजबूत कवर में पैक किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। तो स्टाम्पिंग से कोई अगर आर्टिकल प्रभावित ना हो उसके लिए एक मजबूत कवर में उसको पैक किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स एज टू सीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा जो सही है, सीलिंग के सामान्य नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है हमें। तो देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरिए मत। देखिए, द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स, यानी आम जनता को सलाह दी जाती है कि वो अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर सील करने के लिए सीलिंग वैक्स का उपयोग न करें। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी, व्हेन सीलिंग वैक्स इज यूज्ड फॉर सील आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स ए पीस ऑफ टिश्यू और थिन पेपर शुड बी लेड ऑन वैक्स। जब अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों के बाहर सील करने के लिए सीलिंग वैक्स का उपयोग किया जाता है तो वैक्स पर टिश्यू या पतले कागज का एक टुकड़ा रखा जाना चाहिए। तो देखिए इसी ए नंबर का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब ए के बाद अगर ए किसी ने किया
तो उसको बी वाला जो स्टेप उसको करना ही पड़ेगा। तो यानी ए हमारे बिल्कुल सही होगा। तभी तो डिपार्टमेंट एक सॉल्यूशन दे रहा है कि अगर भाई तुम अगर उस पर वैक्स मारोगे तो तुमको बी वाला भी यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ पे दोनों सही है। बात समझ में आई? क्योंकि ए के बाद ए स्टेप के बाद ही उसको बी स्टेप करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन क्या है, देखिए द प्रिकॉशन रिकमेंडेड इज स्पेशली नेसेसरी इन केस ऑफ आर्टिकल्स फॉर फॉरेन कंट्रीज व्हिच हैव फॉर सेवरल डेज टू पास थ्रू वेरी हॉट क्लाइमेट। तो देखिए हॉट क्लाइमेट में अगर हम लोग वैक्स अगर उस पर आर्टिकल पर हम लोग यूज करेंगे तो हो सकता है कि गल जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण गल सकता है। तो इसीलिए उस पर जो है वो टिश्यू या पतले कागज का एक टुकड़ा उस पर रखा जाना चाहिए। तो ये तो हमारा ए और बी एकदम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी नंबर भी हमारे यहाँ पे सही है, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है कि सावधानी विशेष रूप से विदेशी देशों के वस्तुओं के मामले में आवश्यक है, उन्हें कई दिनों तक बहुत गर्म जलवायु से गुजरना पड़ता है। तो बिल्कुल सही है। तो देखिए मतलब ए के बाद आपको बी स्टेप फॉलो करना है, और बी क्यों फॉलो करना है आपको सी में उसका रीजन बताया हुआ है। तो हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। अगर कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे, अगर दिमाग से ठंडे दिमाग से अगर सोचोगे एग्जाम में, तो भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर बात? क्योंकि देखिए गर्म जलवायु का मतलब है, मान लीजिए कोई आर्टिकल जो अफ्रीका जाएगा तो अफ्रीका में 50-55 डिग्री सेल्सियस रहता है, 60 डिग्री तक चला जाता है, तो उस केस में जो है वो वैक्स जो है गल सकता है। तो इसीलिए जो है इस तरह का प्रिकॉशन से जो है लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन जो है गलत है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए the address should be written parallel to the length of cover and in the lower half and towards the right hand side of the front of the article। तो देखिए पता जो है कवर की लंबाई के समानांतर और निचले आधे हिस्से में लेख के सामने की दाईं ओर लिखा जाना चाहिए। तो देखिए इसको भी हम लोग कॉमन सेंस से ही बनाएंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं इतने दिनों से, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। अगर आपने लेटर देखा होगा तो देखिए लेटर इस तरह का होता है। तो देखिए इधर सेंडर का एड्रेस रहता है, इधर एड्रेसी का एड्रेस रहता है, यानी जो इधर पाने वाले का एड्रेस रहता है। तो देखिए ये जो है पता कवर की लंबाई के समानांतर और निचले आधे हिस्से में तथा लेख के सामने की दाईं ओर लिखा जाना चाहिए। तो जो टू एड्रेस होता है वो इस साइड होता है, तो ये बिल्कुल सही है, दाईं ओर लिखा जाना चाहिए। तो हमारा ये स्टेटमेंट ए जो है हमारा एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए शीर्ष पर कम से कम 3 सेंटीमीटर का स्पष्ट मार्जिन छोड़ा जाना चाहिए। तो शीर्ष यानी इस जगह में बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर का स्पष्ट मार्जिन छोड़ा जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको पता नहीं, हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, यानी पोस्टेज यहाँ पे पेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है जगह छोड़ा जाता है। तो आपको पता नहीं, कंफ्यूजन है, आपको हो सकता है कि 3 हो या 2 सेंटीमीटर का हो। तो चलिए बी वाला ऑप्शन जो है हो सकता है कि ये गलत हो। अगला देखिए, अगला क्या है कि पोस्ट टाउन को बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। तो जो टाउन होगा, पोस्ट टाउन होगा, यानी एड्रेस की जो टाउन, उसको बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कोई स्मॉल में भी लिखता है। उसके बाद देखिए पोस्ट टाउन का पिन कोड ऊपर लिखा जाना चाहिए। तो पोस्ट टाउन का पिन कोड क्या ऊपर लिखा जाना चाहिए? तो देखिए जो भी एड्रेस होगा, तो पोस्ट टाउन का जो पिन कोड होता है, ऐसे मान लीजिए एड्रेस है इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से एड्रेस है, इस तरह से एड्रेस लिखा हुआ है, तो पिन कोड कहाँ पे रहता है? पिन कोड तो हमेशा नीचे रहता है, पिन कोड हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, पिन कोड हमेशा नीचे रहता है। तो पिन कोड जो पोस्ट टाउन का पिन कोड होता है ऊपर नहीं लिखा जाता, वो नीचे लिखा रहता है, सबसे नीचे बॉटम में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ये हमारा गलत है। तो बाकी सारा जो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट टाउन को जो है बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी हमारा सही है। तो ये हमारा जो है सबसे जो है सुटेबल यहाँ पे आंसर है, यानी गलत यही वाला आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा गलत है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पते में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण जो है वैकल्पिक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स इन द एड्रेस इज ऑप्शनल, कौन सा जो ऑप्शनल है। तो देखिए पता पाने वाले का नाम, जिले का नाम, या मोबाइल नंबर, या पिन कोड। तो देखिए कौन सा विवरण जो है वैकल्पिक, ऑप्शनल कौन सा है? तो ऑप्शनल देखिए यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर ऑप्शनल था, ये यहाँ पे आंसर जो है सी हो जाएगा। लेकिन अभी जो है ये आपका 2022 का पेपर है ना, तो आपका जो है अक्टूबर 2023 से अभी मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी हो गया। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर अगर मोबाइल नंबर आर्टिकल के ऊपर में नहीं लिखता है, तो उसे फोर्स नहीं करेंगे, उसके जगह में बुकिंग करते समय क्या लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 0, तो 10 डिजिट इस तरह से डाल दिया जाता है और आर्टिकल को बुकिंग कर दिया जाता है। लेकिन मोबाइल नंबर पे मैंडेटरी है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए 2022 के हिसाब से, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो अभी इस तरह का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा फिर दोबारा, क्योंकि मोबाइल नंबर पे अभी मैंडेटरी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द इंश्योरेंस फी फॉर रिटेल कस्टमर्स फॉर आर्टिकल्स इंश्योर्ड वैल्यू अप टू ₹200। तो 200 रुपए तक के बीमाकृत मूल्य की वस्तुओं के लिए खुदरा ग्राहकों के लिए बीमा शुल्क क्या है? 10 रुपया, 14 रुपए, 4 रुपए, 17 रुपए। तो याद रखिएगा, रिटेल कस्टमर के लिए 200 रुपया के लिए 200 रुपये का अगर वैल्यू का कोई आर्टिकल रहेगा तो उस पर जो है 10 रुपए का इंश्योरेंस हो सकता है। और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए 200 रुपया तक के आर्टिकल वैल्यू के लिए उसका 4 रुपए का जो है इंश्योरेंस हो सकता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 आएगा, तब पार्ट 2 में हम लोग इसके मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जीके के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जीके का भी इसके पार्ट 2 में एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो उस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।